नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बिसारिया। आज बात नेपाल की। नेपाल पिछले 3 दिनों से सुलग रहा है। मामूली बात पर हुए विवाद ने दंगे का रूप ले लिया है और मामला इतना बढ़ा कि 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। बात कांवड़ यात्रा से जुड़ी है। नेपाल के सुनसारी जिले के एक मंदिर के बाहर तेज आवाज में डीजे को लेकर विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में 2 पक्षों के बीच बहस हुई और फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद जब स्थानीय पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां दागी तो उसमें एक युवक की मौत हो गई। इस मौत के बाद हिंसा भड़क गई और ये नेपाल के कई हिस्सों में फैल गई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि नेपाल में बदलती धार्मिक समुदायों की बसावट इसकी एक बड़ी वजह है। राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में मुस्लिम आबादी 5% है, लेकिन मधेश प्रांत में ये लगभग 13% और लुम्बिनी प्रांत में 7% है। सुनसारी, धनुषा, रौथट, परसा जैसे तराई के ज़िले इसी उच्च घनत्व वाली श्रेणी में आते हैं। लेकिन जहां ये घटना घटी वहां मुस्लिम आबादी के साथ यादव और कुशवाहा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। कोई भी छोटा सा विवाद यहां बड़े झगड़े का रूप ले ले, ऐसा डर हमेशा बना रहता है। दूसरी ओर सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस के स्पेशल ब्यूरो ने 3 साल पहले ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि तराई क्षेत्र में धार्मिक और जातीय विभाजन भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार को राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि कुछ गुट जानबूझकर ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं ताकि किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। भारत की तरह नेपाल में भी समुदायों को वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है। अब नेपाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी लोगों से अपील की है और वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नेपाल में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। नेपाल का ये अशांत क्षेत्र भारत में बिहार की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। इसका असर व्यापार और सुरक्षा पर भी पड़ेगा और पड़ भी रहा है। और हिंसा भड़कने के बाद इस एरिया में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वजह से लोगों की आवाजाही और यातायात पर पूरी तरह से रोक लग गई है। आम दिनों में लोग रोज़मर्रा की खरीदारी और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के लिए नियमित रूप से सीमा पार आते जाते रहते हैं। कर्फ्यू और तनाव के कारण अब लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वैसे नेपाल में जो हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नेपाल मामलों के जानकार शैलेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संजय पांडे जी, ये बताइए कि नेपाल की इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस तरह की घटना लंबे अंतराल के बाद जो है कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि उसका, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है जो हम लोग को समझना पड़ेगा जी, कि एक सर्कुलर जो है उसकी दरकार है। जैसे अब चूंकि सब लोग कॉमन चांस से रहते हैं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी सी चूक है या फिर एक रिहर्सल, कहने का मतलब है कि एक मास्टर प्लान नहीं किया जाता। चाहे चाहे जिस स्टेट में हो, जिस राज्य में हो, कहीं भी हो, एक मास्टर प्लान जो है वो नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं एक व्यवस्था चूक हो जाती है, प्रशासनिक चूक हो जाती है, जिस कारण थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन इसीलिए जो है
जी। कहीं ना कहीं इस पर एक जारी करना होगा, या इस पर एक मास्टर प्लान की जरूरत है। जी। जी। शैलेश त्रिपाठी जी, आप नेपाल मामलों के जानकार भी हैं, तो क्या जी। लगता है आपको ये जो दंगा है ये सामाजिक तनाव है या राजनीतिक अस्थिरता? जैसा कि अभी संजय पांडे जी ने इशारा किया है कि मास्टर प्लान की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कोई भी चीज आज की डेट में, जैसे ग्लोबल विश्व है, हर चीज का असर उसके आसपास पड़ रहा है। जी। इंटरनेट के माध्यम से, संचार माध्यमों से हर बात हर किसी को पता चल रही है। नेपाल वास्तव में बड़ा शांतिप्रिय देश रहा शुरू से, और एक समय में इकलौता हिंदू राष्ट्र था। अभी वो चीज नहीं रह गई वहां पे। अभी वहां सेकुलर सरकार है, और धीरे धीरे जो इधर वहां मदरसे बढ़े, पिछले 10-12-15 साल में देखा जाए तो बॉर्डर पे, न केवल नेपाल के बॉर्डर पे, अपने यहाँ भी, इंडिया में भी, और उस तरफ भी, जिस हिसाब से मदरसों की संख्या बढ़ी, जिस हिसाब से ये सब गतिविधियां बढ़ी। नेपाल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि अतिथि देवो भव। वहां वो अतिथि को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, और बड़े शांति से रहते हैं। बड़ा बढ़िया हिसाब किताब रहा है। इधर 10-12 साल, 15 साल से जो चीजें वहां बदल रही हैं, जो पूरे विश्व में बदल रही हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतवर्ष में भी चीजों को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। उसका असर कहीं ना कहीं नेपाल में ही पड़ा है। एक सामान्य सा कार्यक्रम हो रहा था, डीजे का कार्यक्रम था, डीजे बज रहा था, कांवड़ यात्रा निकल रही थी, हर साल निकलती है लगभग लगभग हर देशों में, जहां जी। भी हिंदू रहते हैं, बहुत सारे देशों में निकलती हैं, जी। कम से कम भारतवर्ष में निकलती हैं। अच्छा, जी। भारत में और नेपाल में कभी कोई ऐसा बंटवारा ऐसा नहीं कहा गया। भारत को ही नेपाल का छोटा भाई, नेपाल छोटा भाई है भारत का, और बिल्कुल। एकदम वो सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अब तो थोड़ा फर्क लगता है कि हाँ, नेपाल अलग है, वरना जो यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इधर आपका ये उत्तर प्रदेश का एरिया, गोरखपुर और बढ़नी और इसके आसपास का, उधर जो बिहार का बॉर्डर, जहाँ से ये घटनाएं हुई हैं, बिहार के बॉर्डर के आसपास, वहां कभी ऐसा लोगों को लगा ही नहीं कि ये अलग देश है। वहां जी। आना जाना, रहना, रोटी बेटी का संबंध, खाना पीना। तो जो परिवेश इधर हुआ, पोलराइजेशन इधर हुआ, वो पोलराइजेशन उधर भी हो रहा है। और वो पोलराइजेशन कुछ इसी टाइप का हो रहा है कि जैसे यहाँ पे नवरात्रि का कार्यक्रम होता है तो कोई दंगे भड़क जाते हैं या बवाल होता है, या तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो यहाँ तो नई चीजें उतनी हो पा रही हैं, पर उसके बावजूद कोई ना कोई खुराफातें हो जाया करती हैं। वहां चूंकि सरकार थोड़ी समय अस्थिर जैसी है, बड़ी उम्मीद थी वहां के लोगों को कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, पर ऐसा कुछ होता वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ी सी लोगों में निराशा भी है, तो और इसका शैलेश फायदा जी, ये जो कट्टरपंथी हिंसा या भड़की, असामाजिक तत्व थोड़ा उठा रहे हैं। शैलेश जी, ये जो हिंसा भड़की, ये अचानक जी भड़क गई या ऐसे संकेत पहले से मिल रहे थे कि ऐसा हो सकता है? सर, लगातार संकेत तो थे, पर जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार वहां भी थोड़ी सी सेकुलर शेप में है, और शायद इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग, वोट बैंक क्रिएट करके, जो जी। अपने यहाँ काफी पहले हुआ करता था। जी। एक पर्टिकुलर बिरादरी को वोट बैंक के रूप में ट्रीट करना था। नेपाल में थोड़ी शिक्षा वगैरह का थोड़ा असर कम है, सभी पूरे एरिया में तो नहीं, पर कुछ जगह पे असर थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि आम नेपाली भी इन खतरे को समझ नहीं पा रहा है, इस चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि क्या चीजें भविष्य में हो सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं बहुत सारे देश जिन चीजों से जूझ रहे हैं, शायद नेपाल भी अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। इसमें काफी हद तक उनके जो वामपंथी सरकारों का जो रहा मामला, उसका भी बड़ा असर है। तो ये इतना आसान जो दिख रहा है, कितनी आसानी से हो गया, वो इतनी आसानी से हुआ नहीं है। इसके पीछे जरूर प्लानिंग रही है। वो प्लानिंग चाहे एक वर्ग की रही हो, चाहे दूसरे वर्ग की। दूसरा वर्ग तो पीड़ित है, वो तो जी। अपना डीजे लेके जा रहा था और बवाल हो गया और गोलियां चल गई। पुलिस कहती है हमने नहीं मारा, पब्लिक कहती है हमने नहीं मारा। तो इतना आसानी से जो दिख रहा है वो है नहीं, उसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है। संजय पांडे जी, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में भी वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, अभी जो वर्तमान समय से जो हम लोग गुजर रहे हैं, वो एक्चुअली एआई का जमाना चल रहा है। और विशेषकर जो व्हाट्सएप, फेसबुक या और भी इंटरनल जो सोशल मीडिया के ग्रुपिंग है, जी। तो कोई भी सरकारें हों, जो कि नेपाल गवर्नमेंट की बात है, मुझे लगता है कि इस पर विशेष रूप से, खासकर व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरा मिला करके जो पता नहीं चल पाता है, तो कहीं ना कहीं घटना कोई पीछे में व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया बड़ा काम करता है। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पा रहे हैं, लेकिन जब आप भीतर से पड़ताल करेंगे तो उसमें सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन फिर वह जो भी हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सबके धर्म है, सब लोग अपना करते हैं, मतलब उसमें कोई, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवरोध या कहीं कोई बात है या इस तरह का चूंकि बात तो घटित हो जाना, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अंकुश या फिर नजर
नेपाल गवर्नमेंट की ओर से नहीं आ पाया। संजय हालांकि आज पांडे के जी, तारीख आपको में क्या तो लगता क्योंकि है इतना सोशल खुफिया मीडिया तंत्र ने मजबूत है, ये मतलब आग में घी डालने का काम किया है? सोशल मीडिया ने लोगों को भड़काया है नेपाल में, क्या लगता है आपको? जी संजय पांडे जी, क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया ने नेपाल में आग में घी डालने का काम किया है इस दंगे में? नहीं, मैं सोच रहा, हमारा हमारा ये कहने का मतलब है कि नजर, चूंकि कहीं देखिए होता क्या है कि आप तो जानते हैं, चाहे किसी भी राज्य कंट्री जो भी हो, इस तरह की जी घटनाएं में आखिर फायदा किसका होता है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर, जी क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर आप जब तक पैनी नजर नहीं रखेंगे, एक उसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे, ये खतरे बराबर रहेंगे। तो अब खतरे और बढ़ गए हैं। तो इस पर जो है आपका, मैंने ये जो भी गवर्नमेंट है, या जो जिला से, मैं राज्य से स्तर से लेकर के जिला स्तर, ये एक मॉनिटरिंग करनी होगी। जो मेरा स्पष्ट कहना है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। मैं सीधा सीधा इसको एक मॉनिटरिंग पर दोष देता हूँ, क्योंकि यानी कहीं हमारे ना यहाँ कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम, चाहे नेपाल नजर हो रखनी चाहे आवश्यक अन्य है। जगह हो, जी मॉनिटरिंग सिस्टम जहाँ फेल है, वहां इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। शैलेश जी, जहां नेपाल में दोनों समुदायों के लोग साथ रहते हैं, वहाँ के जी सामाजिक समीकरण क्या है? दोबारा फिर से बोलिए सवाल। वहां का समान। नेपाल में जहाँ पर दोनों समुदायों के लोग साथ रहते हैं, जहाँ पर भी, जी वहाँ के जी सामाजिक समीकरण क्या है? संबंध अच्छे हैं या वहाँ तनातनी के हैं? नहीं, निश्चित रूप से बहुत अच्छे नहीं है। जी देखिए एक बात है, अभी पांडे जी एक बात कह रहे थे कि सोशल मीडिया से चीजें बिगड़ी हैं। जी मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, सोशल मीडिया का चरम चल रहा है इधर। जी अभी तो पता नहीं कितना पीक आना बाकी है, पर अभी तो पिछले 8-10 साल से चरम चल रहा है। पर आप ध्यान दीजिए, पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में दंगे लगभग नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं। जो भी जी दंगे हुए हैं उसके पहले दंगों के मामले में प्रसिद्ध था चमनगंज, बेकनगंज, अलीगढ़, जी और कहां कहां से चीजें शुरू होती थी। अब पूरा का पूरा प्रदेश जल उठता था। इधर 9 साल में सोशल मीडिया पीक पे, फिर भी यहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से ऊपर के लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है ना, उससे चीजें ठीक होंगी तो जी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ा, अब देखिए इधर एक नई बात आई है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं। बीच में नेपाल को ये चर्चा हुई कि इसको दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आपको पता है कुछ साल पहले तक हिंदू जी राष्ट्र था, बीच में वो सरकार आई, कम्युनिस्ट सरकार आई, वहां चीजें सी बदली हैं। तो बहुत सारा एक जनमत तैयार हो रहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित किया जाए और राजा की वापसी की जाए। जो राजा थे इसके पहले, उनकी वापसी की जाए। जी इसके भी रिएक्शन में बहुत तेजी से चीजें आई हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र दोबारा बनाया जाए, जो कि नेपाल मेरे हिसाब से है। जी 90% वहां की आबादी हिंदू है। तो इस चीज की वजह से भी एक रिएक्शन है कि लड़ाई लड़ लो या ऐसे कहिए, इतना तनाव पैदा हो गया है कि चीजें, कोई भी छोटी सी बात हो रही है, वरना चीजें, वो कांवड़ जा रहा है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप भी बहुत सारी चीजें करते हैं, ये लोग सहते हैं। ऐसे तो भाई 5-5 बार नमाजें होती हैं, लोग सहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, सुनते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं होता है, फिर भी सुनते हैं। तो पर कहीं ना कहीं एक एक वर्ग थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा गर्मी में है, और उस वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। और पोलराइजेशन तो है ही है। सोशल मीडिया का रोल होता तो फिर यूपी में तो इस समय आग लगी होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांति है। तो भारत नेपाल बॉर्डर की स्थिति क्या है शैलेश जी इस समय? कर्फ्यू लगा सर हुआ है, आवाजाही बंद बॉर्डर पे है। सीधा असर पड़ता है। बीच में उन लोगों ने, जब नई नई सरकार बनी इनकी, ये जो जेएनजी की सरकार बनी, तो इन्होंने तमाम प्रतिबंध लगाए। 100 रुपए से ज्यादा का सामान आप लेके जाएंगे तो भी भंसार देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। हमारे आसपास के जो बॉर्डर हैं, मतलब हमारा बॉर्डर एरिया जो इंडिया का है, वो पूरी दुकानें खाली हो गई। उधर के लोग इधर आते हैं और इधर के बहुत सारे लोग उधर जाते हैं। तो असर तो पड़ना ही पड़ना है। कितने सारे सैलानी जाते हैं, जी यूपी से बहुत सारे लोग जाते हैं, उधर बिहार से बहुत लोग जाते हैं, नेपाल के हमारे गोरखपुर के बॉर्डर पे कुछ वहाँ पे क्या, जहाँ जुए खिलाए जाते हैं ऑफिशियली, इस तरह के कुछ वहाँ पे सेंटर हैं। तमाम टूरिस्ट प्लेस हैं। बुटवल बहुत फेमस जगह है। जी पोखरा जाते हैं लोग, बहुत सारे सैलानी जाते हैं, खासकर वीकेंड में जाते हैं। इस एक घटना ने बहुत सारे लोगों के पहिए को रोक दिया, वो वहीं रुक गए। तो इसका असर तो हर तरह का है, आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सीधा सीधा असर है। भारतवर्ष और नेपाल अलग कतई नहीं है, छोटा भाई है नेपाल, और असर तो बिल्कुल। पड़ना ही पड़ना है। संजय पांडे जी, लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा नेपाल में? देखिए, जो नेपाल की स्थिति रही है, और हमारे देश के साथ में भी जो एक रहा है सुनने, तो नेपाल एक बहुत शांति प्रिय ही कहा जाएगा। और वहाँ पर
चूंकि प्राकृतिक हसीन वादियों की वहां भरमार है, तो वहां जी प्राकृतिक प्रेमी है, जहाँ प्रकृति है वहां पर उस तरह की घटनाएं चूंकि प्राय नहीं घटती है। लेकिन अभी नया नया इस तरह की बातें हैं जो आप कह रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला लोग सुलझा लेंगे, मतलब कोई विशेष रूप से नहीं, लेकिन फिर भी आज की जरूरत है, क्योंकि जी दोनों कंट्री आपस में एक तालमेल के साथ रहे या प्रभावित ना हो। क्योंकि नेपाल भी पर्यटन के रूप में अगर देखा जाए तो नेपाल को सर्वाधिक फायदा पर्यटन से होता है। तो ये नेपाल के लिए चिंता की बात है कि लोग हमारे यहाँ पर आए और वहां पर ले, तो वो ज्यादा मैं इनको अभी जो नेपाल की जो स्थिति है वो वहाँ के शासन प्रशासन के लिए को चिंता करनी चाहिए कि अभी चूंकि ये एक समय ऐसा अभी जो अचानक है, तो इसको आगे बढ़ोतरी ना हो और इसको तत्काल कैसे शांत करे और आपसे कैसे करिए उनके, चूंकि आने वाला समय हो सकता है उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन से बहुत फायदा वहां पर, लोग जाते हैं अपना चीज, तो पर्यटन प्रभावित होगा इससे। क्या लगता है आपको बालेंद्र शाह की मुश्किलें और बढ़ेंगी अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी हों तो? नहीं, इस तरह कंट्रोल हो जाएगा, चूंकि इस तरह का नहीं, मुझे लगता है कि ये क्षणिक है, जी ये लंबा नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाना चाहिए। ये बताइए कि भारत नेपाल संबंधों पर क्या इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ कर्फ्यू लगा है, आवाजाही बंद हो गई है। क्या देखते हैं आप इस सारे परिप्रेक्ष्य को, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी इस तरह की घटना हो तो पहला कर्फ्यू कब लगता है? एक कर्फ्यू का मतलब है कि जो इस व्यवस्था जो है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाने से लोग कर्फ्यू लगा जी देते हैं। और आजकल इंटरनेट का तो चूंकि अभी जब से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो तत्काल कहीं भी नेट को बंद कर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये व्यवस्थाएं मतलब ज्यादा लंबी नहीं जाएंगी। मेरा अपना जो मानना है कि लोग समझेंगे, चूंकि वहां पर कोई भी लोग, मतलब वहां पर लोग चाहते हैं कि पर्यटन सब पर, वहां पर जितने लोग हैं वहां पर ये चिंतित हैं कि हमारा जो पर्यटन का जो हमारा ये है, तो ये जल्दी से जल्दी लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे लगता है ये लंबा नहीं जाएगा और ये इसको ये भले ही सुलझा राजनीतिक लिया तरह से जाएगा, खींचा जाए आपको कुछ ऐसा हो, लगता है? लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस लोग समझ जाएंगे और ये इसका ये लोग शांति अमन चैन आ जाएगी वहां पर शैलेश बहुत त्रिपाठी जल्दी। जी, क्या लगता है आपको पर्यटन के ऊपर क्या और असर पड़ेगा? मुझे तो ये लगता है, जी जैसे अभी एक चीज को हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें, जी अभी बहुत सारे लोग के वोट कटे हमारे यहाँ एसआईआर के थ्रू। जी वो पश्चिम बंगाल में भी कटे, जी यूपी में भी कटे। बहुत सारे लोगों को ये लगा, आपने देखा होगा अभी झोला उठा उठा के लोग पश्चिम बंगाल से चल पड़े। पूरी पूरी बोगी बोगी ट्रेन भरी चली जा रही है, लोग पैदल चले जा रहे हैं। जरा सोचिए कहाँ गए ये लोग। जो मेरी सूचना है या जो मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि मैं तो नेपाल में नहीं रहता हूँ, जो वहां से लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग जाके नेपाल में इधर बसे हैं पिछले 2-4 महीनों के अंदर, और उन्होंने एक वहां पे डेंस क्रिएट किया है, डेंसिटी क्रिएट की है। इसके पहले भी ये क्रम 10-12 साल से लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोगों का विवाह हुआ वहां पे, वहां बस रहे हैं, बसावट को चेंज कर रहे हैं, वहां की थोड़ी सी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। वरना नेपाल में दंगा वंगा बड़ा रेयर था, इतिहास दिखा उठा के देखें तो बड़ा आपको रेयर मिलेगा। तो इसका असर तो निश्चित रूप से है कि शायद नेपाल भी उसी रास्ते से, मैंने पहले भी कहा, उसी रास्ते पे चल रहा है जहां बहुत सारे प्रदेश या बहुत सारे देश बढ़े हैं। अगर अभी इसको एक्टिवली नहीं चेक किया गया तो नेपाल, आप कभी घूम के आइए, कोई घूम के आया, नेपाल बड़ा प्यारा देश है, बहुत शांति प्रिय देश है। पर यह भी सही है ना कि बहुत लोग को समझ नहीं होती कि सामने क्या है, ये चीजें क्या हो रही हैं, इससे क्या असर पड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम हर दोनों तरफ है, ऐसा नहीं। शैलेश जी, संक्षेप में जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसे में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि संजय पांडे जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि भारत बड़ा भाई है, तो हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए संक्षेप में? अभी तो इनको देखना ही चाहिए केवल, जी वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है इस तरह के झगड़े लंबे नहीं चलते हैं अगर बहुत मजबूती से कोई प्रायोजित न कर रहा हो। तो ये चीजें अभी तो हमें वेट एंड वॉच का ही है कि देखना चाहिए। जी संजय पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, संजय पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें? यही है कि अब समय आ गया है जी कि जो इंटरनेट चीजें, विशेषकर इंटरनेट पर, मेरा कहने का मतलब ये भी सरकारें, सच कहा जाए तो, क्योंकि देखिए एक्चुअली आप उत्तर प्रदेश की बात शैलेश जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे हमारे देश में बहुत सारी चीजें जो है एक व्यवस्थित रूप से चल रही है।
चूंकि सोशल मीडिया पर पैनी नजर है और जी। विद इन सेकंड बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी कहीं तो ना उस कहीं तरीके की एक व्यवस्था बनानी संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। शैलेश त्रिपाठी जी और संजय पांडे जी, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेपाल में बवाल और समुदायों के बीच बढ़ती दूरियां, उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ के हालात जल्द सामान्य होंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।